नरेंद्र मोदी 2029 का लोकसभा चुनाव इसी वर्ष 2026 में जीत लेंगे। 2029 में मतदान होगा जरूर, लेकिन महज औपचारिकता। फिर सत्ता लगातार चौथी बार चेरी शरीके मोदी की जेब में होगी। आपको ये फिल्मी स्क्रिप्ट लग रही है, लेकिन सच यही है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना इसी प्रकरण की एक कड़ी है। मोदी जी के चाणक्य शाह इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं और उसका असर ये है कि विपक्ष विक्षिप्त सरीखे हो गया है। कोई राम धुन गा रहा है तो कोई डायलॉग मार रहा है, मेरे पास माँ है। नमस्कार, मैं हूँ त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं सियासत के शूर। बात राम धुन से ही शुरू करते हैं। ये न तो गांधी आश्रम है और न ही मंदिर। यह मध्य प्रदेश का निर्वाचन दफ्तर है और राम धुन गाने वाले मध्य प्रदेश के कांग्रेसी हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये मोदी की जाल में फंसे हैं और राम धुन से निर्वाचन आयोग की आत्मा को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इनके एकमात्र राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बीजेपी का तीसरा प्रत्याशी, जो बगैर कांग्रेस के विधायकों में तोड़फोड़ काट छाट के नहीं जीत सकता था, वह अब निर्विरोध निर्वाचित होने जा रहा है, अर्थात बगैर मतदान के जीत सुनिश्चित। अब इनको सुनिए। चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है, और मेरा साथ मामा की मानुष है। माँ मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगला का पब्लिक है। आप गइए अच्छे से। ये है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी माँ, माटी, मानुष का जाप इसलिए कर रहे हैं कि इनके साथ के 20 सांसद इनकी पार्टी और नेता ममता बनर्जी को ठेंगा दिखाकर बीजेपी में जाने वाले हैं। इसलिए कल्याण बनर्जी डायलॉग मार रहे हैं, मेरे पास माँ है। कुछ ऐसा ही कुछ दिन पहले आपने अरविंद केजरीवाल के मुंह से भी सुना होगा। तब केजरीवाल के अति प्रिय राघव चड्ढा केजरीवाल को छोड़कर 7 सांसदों के साथ बीजेपी में चले गए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? मोदी और शाह संसद के दोनों सदनों में तोड़फोड़ क्यों मचा रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी को 2024 के लोकसभा के चुनाव में बहुमत से अल्पतम में लाकर आप लोगों ने मोदी जी के प्रति अपना विश्वास खो दिया। मोदी जी अब लोक से अधिक तंत्र पर विश्वास करते हैं। मोदी जी परिसीमन कराकर चुनाव तंत्र को अपने माफिक करना चाहते हैं। बगैर किसी तोड़फोड़ के संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल के रूप में परिसीमन बिल लेकर आए मोदी जी, तो विपक्ष ने गिरा दिया। मोदी जी बगैर परिसीमन के 2029 के चुनाव में कतई नहीं जाना चाहते हैं और बगैर बहुमत के परिसीमन बिल पास नहीं हो सकता है। तो फिर मोदी जी संसद के दोनों सदनों में अंदर से बाहर तक हाथ आजमा रहे हैं। मोदी जी तोड़फोड़ के सहारे संसद में खुद के बल पर बहुमत खड़े कर देंगे और फिर परिसीमन कराकर 29 से पहले यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उत्तर भारत के बीजेपी के जनाधार वाले राज्यों को अधिक से अधिक लोकसभा की सीट मिले। 850 में से 600-700, क्योंकि दक्षिण भारत में धर्म का कार्ड चलता नहीं है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में दौड़ता है। यूपी राम जी संभालते हैं और बिहार सीता जी का मायका है। मोदी जी परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए और जरूरी बहुमत का जुगाड़ करने के लिए ही राज्यसभा के चुनाव में हाथ आजमा रहे हैं। जहां पर उनके पास जरूरी विधायकों की संख्या नहीं है, वहां भी नामांकन करा रहे हैं। मध्य प्रदेश का मीनाक्षी नटराजन प्रकरण इसी की बानगी है। 230 विधानसभा सीट वाले मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में एक सीट को जीतने के लिए 58 विधायकों के मतों की जरूरत होगी। 164 विधायकों के साथ बीजेपी 2 सीट
और 64 विधायकों के साथ कांग्रेस आसानी से एक सीट जीत सकती है। 2 सीट जीतने के बाद बीजेपी के पास 48 विधायकों के ही वोट बचते हैं, जो जीत के लिए नाकाफी है। फिर भी बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी उतार दिया और उसकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए मामूली बात पर कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। आइए कानूनी दांव पेच समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से। नंबर 1 के रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है। किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें ये खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी। तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है।